सबको नमस्कार। शब्दाक्षर राष्ट्रीय संस्था की केरल इकाई का मासिक आज मई महीने का सम्मेलन है। हमारे सम्मेलन का शुभारंभ होगा डॉक्टर के.वी. रंजिता रानी जी के प्रार्थना गीत कार्यक्रम का संचालन करेंगे। स्वागत भाषण देंगे हमें और कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे डॉक्टर डी लता जी। मैं लता जी को के लिए स्वागत करती हूँ। सबका सादर प्रणाम। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था की इस 8वीं साहित्यिक संगोष्ठी में सबका स्वागत है और इसका शुभारंभ हो रहा है ईश्वर वंदना के साथ। उस महान भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए इसके लिए डॉक्टर के.वी. रंजिता रानी का स्वागत करती हूँ ईश्वर वंदना के लिए। जय जय हे भागवती सुर भारती तव शरणं त्वमपि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरसमाधुरा कविता मुखरा स्मितरुचिरुचिराभरणा जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः 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 प्रणमामः। मित्रों, सब वीडियो ऑन कीजिएगा। वीडियो ऑफ है सबका, सब वीडियो ऑन कीजिए। धन्यवाद रंजिता जी। सबको पता है आज विश्व श्रमिक दिवस है। सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं ये कामना करती हूँ कि हमारे देश के ही नहीं विश्व भर के सभी श्रमिक मजदूर हो या किसान हो, सर्वहारा वर्ग हो, जो अतीत में अपने अधिकारों से वंचित रहे और उसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, कठिन मेहनत करके भी अभावग्रस्त जीवन से गुजरे, ऐसे सभी हमारे मजदूरों किसानों को आगे अपने अधिकार युक्त जीवन जीने का मौका मिले और खुशहाली में उनकी जिंदगी गुजर जाए। इसी कामना के साथ हम इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। पहले पंत जी की, हमारे सुकुमार कवि पंत जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आल से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। हमें पता नहीं है इस वियोग से या दुख से, पीड़ा से, ऐसा हमने भी सुना है, शोक से ही श्लोक की उत्पत्ति हुई है। केवल वेदना से नहीं, संवेदना से, सहानुभूति से और हमारी प्रतीक्षा हो या आशा हो, निराशा हो, संघर्ष हो, सबको हम कविता में रेखांकित करती आई है। हमारे प्रतिशोध हो, प्रतिषेध हो, व्यंग्य हो, सब कुछ हमारे आक्रोश सब अनेकों भाव भंगिमाओं में जन्म लेकर कविताओं में या उतर जाती है। ऐसे ही एक काव्य संगोष्ठी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जहाँ संपन्न हो रही है। सबसे पहले इस शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय समर्पित हिंदी सेवी श्री रवि प्रताप सिंह का इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे स्वागत करना है डॉक्टर एस तंकमणि अम्मा जी का, केरल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष और समर्पित हिंदी सेवी, सर्जनात्मक लेखक और अनुवादक, जैसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो हमें उद्घाटन भाषण देगी, उन्हें इस पटल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
आगे शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था की केरल इकाई की अध्यक्षा डॉक्टर लता जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और कोचिन यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर अवकाश प्राप्त डॉक्टर एन.जी. देवगी जी, जो कई पुरस्कारों से विभूषित हिंदी के समर्पित सेवी, सृजनात्मक लेखक, अनुवादक, ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व संपन्न हिंदी के परम आदरणीय देवगी जी का स्वागत करती हूँ। आगे डॉक्टर आचार्य नायर, एनएसएस कॉलेज निरमनकरा की सह आचार्य, हिंदी के समर्पित साहित्य व्यक्तित्व, उनका भी स्वागत करती हूँ। आगे कविता प्रस्तुति के लिए हमारे बीच है शीला गौरवी के नाम से विख्यात मलयालम और हिंदी में साहित्य लेखन में, मौलिक लेखन में कार्यरत यूनिवर्सिटी कॉलेज की हिंदी सह आचार्य शीला कुमारी टीचर जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। और हिंदी के और एक समर्पित साहित्य व्यक्तित्व है डॉक्टर रंजित शिवशैलम जी, जो केरल हिंदी प्रचार सभा के केरल ज्योति के सह संपादक है और केरल हिंदी साहित्य अकादमी के महासचिव है। उनका भी इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर हरिप्रिया जी, उच्च माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका जी, वे भी अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करेगी, उनका स्वागत है। डॉक्टर विद्युलेखा जी, वे भी उच्च माध्यमिक स्तर की अध्यापिका है, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर सुमा आई, यूनिवर्सिटी कॉलेज की सह आचार्य, उदीयमान साहित्यिक व्यक्तित्व, उनका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रंजिता रानी के भी, वे भी उच्च माध्यमिक स्तर की अध्यापिका है, हिंदी की सबके लिए प्रिय व्यक्तित्व संपन्न है। और डॉक्टर कार्तिका एस के भी हमारे सामने कविता प्रस्तुत करेगी, वे भी उच्च माध्यमिक स्तर की अध्यापिका है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। स्वागत हुआ है। आगे उद्घाटन भाषण का समय है, के लिए परम आदरणीय श्रीमती संगमणि अम्मा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। धन्यवाद। तो हम शुरू करेंगे। ये तो उद्घाटन भाषण तो क्या कवि सम्मेलन में उद्घाटन भाषण की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आज आपने जैसे कि कहा, स्वागत भाषण में ही आपने जैसे कहा, आज मई दिवस है जो श्रमिकों, किसानों, मजदूरों सबके लिए अधिकारों की प्राप्ति का वह सुदिन है। तो सचमुच आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके लिए एक अच्छा दिन आ जाए, श्रमिकों के उस अच्छे दिन के लिए ही हम इस प्रकार मई दिवस मनाते हैं। और हमारी लता जी जो है इसकी अध्यक्षा, इस केरल इकाई की, शब्दाक्षर केरल इकाई की अध्यक्षा, ऐसे ही दिनों में इस प्रकार के कवि सम्मेलन रखती हैं जो कि कोई विशेष खास महत्व के दिन होते हैं। आज भी उसी प्रकार उन्होंने ऐसा किया। मई की पहली तारीख को ही, मई दिवस को ही ये कार्यक्रम रखा है। इसलिए इस काव्य संगोष्ठी का उद्घाटन, जिसमें हमारे केरल के बहुत ही समर्पित और उदीयमान और उदित या बहुत ही ख्याति प्राप्त कवयित्रियां और कवि यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबका पुनः जैसे कि स्वागत हो गया, उनके स्वागत के साथ मैं यही कहूंगी कि आज के दिन की यही विशेषता है, ये मई दिवस है। इस कारण इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन मैं मई दिवस संबंधी एक छोटी सी कविता के साथ करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। ये कविता इस प्रकार है। मई दिवस आया, उमड़ खुमड़ आई उमंग श्रमिकों के तन मन में। मई दिवस आया, उमड़ खुमड़ आई उमंग श्रमिकों के तन मन में। आया है अपना दिवस, आया है अपना दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। झंडे फहरा उठे कोटि कोटि श्रमिकों के करों में। झंडे फहरा उठे कोटि कोटि श्रमिकों के करों में, देश विदेश के। अपने अधिकारों के लिए लड़ने का यह आह्वान
अपने अधिकारों के लिए लड़ने का यह आह्वान कि श्रमिक भी तो मानव ही है, श्रमिक भी तो मानव ही है, वह है समाज का ही अंग। कितनी ही तप्त मुठियां, कितनी ही तप्त मुठियां उठ उठ कर ऊपर की ओर, उठ उठ कर ऊपर की ओर मांगते हैं अपने लिए भी श्रम विनोद विश्राम के समान अधिकार, मांगते हैं अपने लिए भी श्रम विनोद विश्राम के समान अधिकार। गली गली में भर उठता बोझ भरा आह्वान भर देता है श्रमिकों में, भर देता है श्रमिकों में नई स्फूर्ति। नए दिन के शाम की जुलूस स्मरण दिलाती है उसे निज अधिकारों की प्राप्ति। कारखाने जो चूसते हैं, कारखाने जो चूसते हैं कामगारों के खून, कारखाने जो चूसते हैं कामगारों के खून, मिले उनको जीने भर का साधन, मिले उनको जीने भर का साधन। कठोर श्रम करके फसलें उगाने वाले, कठोर श्रम करके फसलें उगाने वाले अब न रह जाए अकाल पीड़ित, अब न रह जाए अकाल पीड़ित। उनका भी है जीने का अधिकार, उनका भी है जीने का अधिकार। जीना है और जीने देना है, जीना है और जीने देना है। मई दिन के लाल झंडे, मई दिन के लाल झंडे फहरा फहरा कर जब लाली भरे आसमान को छू जाते हैं, जब लाली भरे आसमान को छू जाते हैं, रिमझिम बूंदें बरसा कर, रिमझिम बूंदें बरसा कर वह भी कर देता है श्रमिकों का सुस्वागत, वह भी कर देता है श्रमिकों का सुस्वागत। इस कविता के साथ मैं आप सबका आपको शुभ कामनाएं अदा करते हुए मैं सहर्ष आप सबकी अनुमति के साथ इस काव्य गोष्ठी का उद्घाटन कर रही हूँ। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, सबको नमस्कार। धन्यवाद टीचर जी, आपने उद्घाटन भाषण को बहुत ही काव्यमय बना दिया और श्रमिकों के पक्ष में खड़े होकर उनके जीवन की खुशहाली के लिए आपने भी कामना की है। आगे अध्यक्ष भाषण का समय है। टीचर, आपकी तबीयत तो खराब है, तो पता है, क्या आप तो छंद शब्द कर सकेंगी टीचर? आज कविता पाठ करने वाली सबको अग्रिम बधाइयाँ देती हूँ। ठीक है। आगे कविता प्रस्तुति की ओर हम जाएंगे। पहले अपनी कविता के साथ हमारे सामने तो होगी डॉक्टर NG देवकी जी। जी, आपका स्वागत है, कविता प्रस्तुत कीजिएगा। म्यूट। सबको नमस्कार। विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। और आज इस मंच पर उपस्थित सहधर्मियों, बौद्धिक श्रम साधना की ओर हमें निरंतर आगे बढ़ाने वाली अध्यक्षा डॉक्टर P. लता जी, स्वागत भाषण करते हुए हमें जो प्रेरणा प्रदान की डॉक्टर तंगमणि अम्मा जी, और आज संचालक लता जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं इस मंच पर जो कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी उसका शीर्षक है सूर्यायन। जैसे रामायण है ना, उसी प्रकार सूर्य का आयन, सूर्य की यात्रा जो विषु से संबद्ध है,
तो उसी पर आधारित है मेरी कविता शीर्षक सूर्यायन। मैं सीधे कविता की ओर बढ़ती हूँ। नवग्रहों में प्रथम सूर्य ग्रहाधिपति है। नवग्रहों में प्रथम सूर्य ग्रहाधिपति है। सौरमंडल में, ज्योतिष शास्त्र में, समय गणना में सूर्य मानदंड है। सौरमंडल में, ज्योतिष शास्त्र में, समय गणना में सूर्य मानदंड है। आकाश में संचार करता है सूर्य। दक्षिणायन से उत्तरायण तथा उत्तरायण से दक्षिणायन। आकाश में संचार करता है सूर्य। दक्षिणायन से उत्तरायण तथा उत्तरायण से दक्षिणायन। सूर्यायन विषु का हेतु। सूर्यायन विषु का हेतु। विषुवत रेखा पर जब पहुंचता है सूर्य तब बराबर होते हैं दिन रात। विषुवत रेखा पर जब पहुंचता है सूर्य तब बराबर होते हैं दिन रात। मलयालम के 9वें महीने मेडमास में आगमन होता है विषु का। सूर्य मीनम राशि से मेडम राशि में प्रवेश होने वाला दिन है विषु। सूर्य मीनम राशि से मेडम राशि में प्रवेश होने वाला दिन है विषु। अपनी संस्कृति के पुनः संस्थापन के लिए, अपनी संस्कृति के पुनः संस्थापन के लिए विषु से विषु तक साल भर पुनः अभ्यास के लिए, विषु से विषु तक साल भर पुनः अभ्यास के लिए मनाते हैं विषु हर साल धूमधाम से। संसार को कर्म की प्रेरणा देता है सूरज। संसार को कर्म की प्रेरणा देता है सूरज। किसानी संस्कृति को आत्मसात करने के लिए विषु की झांकी के दर्शन से परितोष पाते हैं केरलीय आत्मा। किसानी संस्कृति को आत्मसात करने के लिए विषु की झांकी के दर्शन से परितोष पाते हैं केरलीय आत्मा। सबको धन्यवाद। धन्यवाद जैनिंग टीचर जी। अभी अभी विषु हमारे बीच से चला गया है, भी आपने एक बार फिर हमें उसके सामने कर दिया। आगे कविता प्रस्तुत करेगी डॉक्टर आशा एस नायर, इनतम कॉलेज की सह आचार्य। कृपया कविता प्रस्तुत कीजिए, आमंत्रित करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। एक छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है शरारत। मैं सीधे कविता में प्रवेश कर रही हूँ। नीले वितान सा आकाश, फुलवारी व रमणीय अपूर्व। नीले वितान सा आकाश, फुलवारी व रमणीय अपूर्व। खिलता फूल तारकों के कहीं कहीं, खिलता फूल तारकों के कहीं कहीं। चांदी की तस्तरी लेके तोड़ने उन फूलों को, चांदी की तस्तरी लेके तोड़ने उन फूलों को। कोमल हाथ फेरती है निशा सुंदरी धीरे धीरे। कोमल हाथ फिरती है निशा सुंदरी धीरे धीरे। नाजुक कलियां झूले, क्षमा कीजिए, नाजुक कलाइयां छू लेती कलियों को। खिलखिल उठी वे पुलकित सहर्ष। नाजुक कलाइयां छू लेती कलियों को, खिलखिल उठी वे पुलकित सहर्ष। लुकाया दृश्य व मोह, आनंद मगन किया मन मधु। लुकाया दृश्य व मोह, आनंद मकरंद दिया मधु मन मधु। ओ वह क्षण भर का ही निकला हिमकण सा लुप्त। वह दृश्य क्षण भर का ही निकला हिमकण सा लुप्त। मंद पवन की आंखें पड़ी उस पर, किया शरारत तेज कराया झोंका।
मंद पवन की आंखें पड़ी उस पर, किया शरारत तेज कराया झोंका, खिसक गया आंचल चांदनी का, खिसक गया आंचल चांदनी का, जा छिपी लजा के बादलों के पीछे वह सुंदरी सुकुमारी, खिसक गया आंचल चांदनी का, जा छिपी लजा के बादलों के पीछे वह सुंदरी सुकुमारी, खेलती आंख मिचूनी पवन से छोड़ के मुझे निराश मन को बेकरार, खेलती आंख मिचूनी पवन से छोड़ के मुझे निराश मन को बेकरार। बस यही कविता समाप्त होती है। सबको प्रणाम। धन्यवाद आशा जी। कई प्राकृतिक बिंबों से संबंधित बहुत ही भावप्रवण कविता, ऐसी कविता सृजन के लिए आप सचमुच साधुवाद का पात्र है। आगे शीला कुमारी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज की सह आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है, कविता प्रस्तुत कीजिएगा। सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय संगमनी अम्मा जी, डॉक्टर लता जी और अन्य अध्यापक बंधुओं, प्रिय सहेलियों, आज मैं पूरा टाइम तो वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मैं घर पे नहीं हूँ। मेरी कविता का नाम है बैग का आत्मा लाभ। जैसे कि मैं दिल्ली से त्रिवेंद्र आने पर कनेक्टिंग फ्लाइट था, बीच में कहीं मेरे बैग छूट गई, बाद में मुझे मिला, लेकिन उस बैग का लाभ कैसा होगा, यह याद करके मैंने लिखा है। मैंने वो कविता यूं लिखी है। माँ माँ माँ, क्यों सुनती नहीं मेरी पुकार, क्या कसूर किया मैंने आपसे, मेरे हमराही के साथ मैं भी खड़ी थी, मैं भी इंतजार करती रही, अपने शरीर एवं मन को पुलकित करने वाली आपकी कोमल उंगलियों की। मेरे हमराही दोस्तों के साथ मैं भी खड़ी थी, मैं भी इंतजार करती रही, अपने शरीर एवं मन को पुलकित करने वाली आपकी कोमल उंगलियों की। पल पल बीत गया एक एक कर, मैं देखती रही तुझे, देखती रही, लेकिन क्षण के चलते चलते उदास पड़ी मैं, बेहाल उठी मैं, केवल तू नहीं आई। हमराही तो सब चले गए अपने अपने अभिभावकों से मिल, टूटने लगा मेरा मन, क्षीण होने लगा मेरा सर, मेरा पहले तो कुछ डरी, इधर उधर देख, कुछ लोग मुझे इशारा करके एक न एक बातें करने लगे। अंत में मैंने देखा दो कारों ने मुझे पकड़ के गोदाम के अंदर एक कोने पर बिठा दिया, जहां ना थी रोशनी ना थी खिड़की। मेरा दम घुटने लगा, बह गया आंसू अविरत, याद आती रही तेरी उन उंगलियों की शीतल छुअन एवं प्यार भरी, विवश हो सुन्न पड़ी रही मैं। कुछ घंटों के बीतने पर देखा मैंने, कुछ एक आए मुझे घूर घूर कर देखने लगे, मेरे हाथों को पकड़ मेरे काये के निशानों को जांच परखने लगे। उनके वचनों से पता चला तब तुम दूर कहीं बैठ के मेरे न आने पर बेहाल होकर फरियाद देती रहती। जान पर जान आ गई मुझे, उत्तरदायी व्यक्तियों ने आकर मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले आए। उनकी बखानों से पता चला वे मुझे तेरे पास ले आ रहे हैं। मन ही मन प्रफुल्ल उठा, फिर वहां आकर आतुर होकर थक थक की आवाज उपजा देने वाले कलेजे से तेरी इंतजार करती रही, मैं तेरी इंतजार करती रही, बिना पलकों की झपकी से। अचानक ही कोई आया, मेरे संरक्षक से कुछ न कुछ फुसफुसाया, वे बाहर लेकर आया मुझे। तब तो मैंने देखा तुझे, तू उत्सुकता से कुतुकी बन मुझे साथ लेने को आतुर बन मेरे सामने खड़ी है। जब तेरे शीतल हाथों का स्पर्श में पाया, तब मैं ही जानती मेरी हालत, दूसरा ना कोई। माँ, जान में जान आ गई मुझे, पुनः पल्लवी टूटा मेरा जीवन तरु, मेरे तन मन से उठी नव नव आशा तरंगे। मैंने गुहार की खुदा से कि आगे ऐसी घटना ना हो जाए,
आगे ऐसी घटना ना हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सेना जी, बहुत सुंदर कविता, भाव संप्रेषण से बहुत ही बने। आगे हमारे सामने कविता प्रस्तुत करेंगे श्री रंजित देवीशैलम जी। जी आपका सादर स्वागत। धन्यवाद टीचर, सर्वादरणीय संगमणी अम्म टीचर, श्रद्धेय गत टीचर, सुधा टीचर, सभी विशिष्ट गुरुजनों, सबको मेरा प्रणाम। आज श्रमिक दिवस है, इसलिए विश्व भर के तमाम श्रमिकों का नमन करते हुए मैं अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नयन तले की छुर्रियां। नयन तले की छुर्रियां। नयन तले पड़ी हुई हैं छुर्रियां, द्रौपदी की साड़ी सी। नयन तले पड़ी हुई हैं छुर्रियां, द्रौपदी की साड़ी सी। उजागर नयन करते हैं पर परेशानी छुर्रियों को होती है। कभी खुलती कभी सिकुड़ती परिवेश का वेश ओढ़कर, कभी खुलती कभी सिकुड़ती परिवेश का वेश ओढ़कर, छुर्रियों का एक छोर सहज भाव से अंतरात्मा के बाहरी परत पर आ खड़ी है। जैसे आजकल गंदले नाले नौले का पानी नदी को परेशान करता है और आगे समुद्र की ओर कूच करता है, ठीक उसी तरह मेरी अंतरात्मा का अस्तित्व है। ठीक उसी तरह मेरी अंतरात्मा का अस्तित्व है। होती हैं तकलीफें मछलियों के कांटों सी। उमड़ती यादें खोंड लेती हैं खेह सी। थिरकने लगती है बातें किसी लड़की की पुकार की, किसी वृद्ध के कराह की। किसी लड़की की पुकार की, किसी वृद्ध के कराह की। कई छलावे आदमी बन घूमने की कहानी। कई छलावे आदमी बन घूमने की कहानी। झुर्रियां जब कहने लगती हैं तब हाथ में हाहाकार मचता है। मेरी मुलायम हो बेकार होने की हो जाती है। सब बखती छुर्रियों से लड़ आंसू बहाने लगती हैं। बस केवल जाहिरदारी है साहिब। छुर्रियां आवाज में बदलती तो शायद कुछ नमूद हो जाती। छुर्रियां आवाज में बदलती तो शायद कुछ नमूद हो जाती। नयन तले अभी भी छुर्रियां पड़ी हुई हैं द्रौपदी की साड़ी की। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रंजित जी, बहुत ही प्रतीकात्मक सुंदर भाव संबंध करता है। आगे डॉक्टर उषा कुमारी केपी जी, आपका सादर निमंत्रण है। उषा कुमारी जी। आदरणीय तंगमणि टीचर, आदरणीय लता टीचर और अन्य महत गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरा श्रमिक दिवस पर शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ जिसे मैंने कल ही रात लिखा था। मानसिक अवस्था मेरी ठीक नहीं है क्योंकि मेरे 2 दिन पहले मेरा बेटा जो है विदेश कनाडा में पढ़ने के लिए गया है। तो उसका दर्द जो है मैं अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाई हूँ। इकलौता बेटा है, तो आप सब जानती हैं, सब माएँ हैं, बच्चों से दूर जाने का दुख उन्हें बहुत होता है। तो उस पर मैंने यह कविता लिखी है। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। कविता का नाम है दर्द। सच
इतना दर्द महसूस होगा यह सोचा नहीं था कभी। बेटा जब विदेश गया कुछ पढ़ने और सपने संवारने। सच इतना दर्द महसूस होगा यह सोचा नहीं था कभी। बेटा जब विदेश गया कुछ पढ़ने और सपने संवारने। अब करती हूँ एहसास उसकी यादों में हर रोज हर पल। तोतली बातें चलते दौड़ते गिरते रोते उसकी वह बचपन की बातें। अब करती हूँ एहसास उसकी यादों में हर रोज हर पल। तोतली बातें चलते दौड़ते गिरते रोते उसकी वह बचपन की बातें। अपनी माँ की गोद में चढ़कर हंसना रोना और बिखलना। कभी शिकायत तो कभी शिकवे उसके मासूम चेहरे में आते जाते। आंखों से करता ढेर सी बातें नखरे करता रोज हजारों। देख हो जाते नम मेरी आंखें। उम्र बढ़ने के साथ बड़ी उसकी मांगे। उम्र बढ़ने के साथ बड़ी उसकी मांगे। नए उम्मीदों से भरे उसकी आशाएं। चाहने लगा विदेश जाकर पढ़ने कमाने। सुन कलेजा कांप उठा मेरा। फिर भी रुदन को दबोचा मन में। पिता ने भी उसके चाह पर न किया कोई आ। चाहने लगा विदेश जाकर पढ़ने कमाने। सुन कलेजा कांप उठा मेरा। फिर भी रुदन को दबोचा मन में। पिता ने भी उसके चाह पर न किया कोई आह। दिल पर पत्थर रख दिया इजाजत। सोचा करेगा माँ बाप का नाम रोशन। पिता के सबक को सीने में रखकर चला बेटा दूर अपने भाग्य के लकीरों को आजमाने। पिता के सबक को सीने में रखकर चला बेटा दूर अपने भाग्य के लकीरों को आजमाने। जिम्मेदारी के रंग भरने अपने सपनों को मुकम्मल करने। कामयाबी के गगन को चूमने अपने पैरों पर खड़े होने। बोला बेटा झुकने न दूंगा माता पिता का शीश कभी मैं। माँ झुकने न दूंगा माता पिता का शीश कभी मैं। लौटूंगा मजबूत सहारा बनकर। सारे सुखों को समेट कर डाल दूंगा झोली में आपके। मैं लौटूंगा मजबूत सहारा बनकर। सारे सुखों को समेट कर डाल दूंगा झोली में आपके। बस दर्द न सहा गया फिर भी चुप होकर हम दोनों ने दिया आशीर्वाद। इकलौता बेटा परदेश गया तो खामोशी ने घेरा। हुआ घर आंगन सूना सूना। इकलौता बेटा परदेश गया तो खामोशी ने घेरा। हुआ घर आंगन सूना सूना। तुम खुश रहो लाल अपनी दुनिया में हमेशा। तुम्हारी खुशी की कीमत नहीं है इस जहां में। तुम खुश रहो लाल अपनी दुनिया में हमेशा। तुम्हारी खुशी की कीमत नहीं इस जहां में। हमारे लिए अनमोल है हंसी तुम्हारी। रौनक हो तुम्हारा नाम जगत में। हमारे लिए अनमोल है हंसी तुम्हारी। रौनक हो तुम्हारा नाम जगत में। खुशियों के हिल्लोरे भरे रहे सदा तुम्हारे आंगन में। खुशियों के हिल्लोरे भरे रहे सदा तुम्हारे आंगन में। धन्यवाद। जय हिंद। जय अच्छी कविता सुंदर है। उषा जी एक अपने बेटे के प्रवास चले जाने पर एक मांग के बिछड़ती मांग के मन की आकुलताओं को आपने साकार कर दिया है हमारे सामने। बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद उषा जी। आगे है डॉक्टर हरिप्रिया आर। बिंदुलेखा है, बिंदुलेखा। हाँ डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर बिंदुलेखा जी। बिंदुलेखा की कविता मेरे पास है, उन्होंने व्हाट्सएप कर दी है। कन्नूर में है, वहाँ रेंज नहीं मिलता। मैं आपको सुना दूंगी।
ध्वनि। पर्वत ऊंचा था, सागर गहरा था, गुफा तीखी थी, द्वीप अकेला था। सार्थक ध्वनियों को पकड़कर, वर्ण समूह बनाकर, शब्द युग्मों से संपन्न पदों की बंधन कविता पाठ करना ही मंजिल थी। चोटी की ऊंचाई पर चीखा, सागर की गहराई पर दूखा, गुफा की तीखापन पर फोंगा, द्वीप की तन्हाई पर गरजा। ध्वनि बनी केवल यांत्रिक तरंग। लाखों प्रयत्नों की आखिरी ख्वाहिश, ला पहुंची सीढ़ियों के नीचे। वहां लेटा है एक मृत प्राय मानव, गीली सड़ी गंध युक्त, हरे गांव से उमड़ती उगलती जीवंत दुनियों की वर्ण दुनिया से बाहर। कहाँ खोजूं मैं शब्द और कैसे मिलाऊं मैं ध्वनियां। ठीक है, धन्यवाद बिंदु रेखा जी और कविता। आगे डॉक्टर सुमा आई जी सादर आमंत्रित है, कविता प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद लता जी। आदरणीय तंगमणि अम्मा जी और लता जी और देवक जी और अन्य अध्यापक बंधुओं सभी को मेरा प्रणाम। छोटी सी कविता है मेरी। कविता का नाम है डर। जब से होश संभाली तब से सुनती आई हूँ, लटकी हो तुम रहो सावधान हर वक्त। डरती सहमती रहती थी हमेशा, घर से निकलने के लिए भी किसी का साथ चाहने की आदी हो गई। लड़की से बनी औरत, औरत से बनी माँ, अब भी अपने अंदर सहमी डर से मुक्त नहीं हो पाई हूँ। जब भी होती हूँ राह में अकेली, एक अनजाने डर से डगमगा उठती हूँ, सहारे की हाथ ढूंढती रहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही समसामयिक संदर्भ में बहुत ही अहमियत रखने वाली कविता है। आज किसी भी उम्र में स्त्री क्या है शोषण का केंद्र रहती है, तो समय बदल जाने पर भी इस स्थिति में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है, पर आपने जिक्र किया है। आगे डॉक्टर हरिप्रिया जी कविता प्रस्तुत कीजिए। हरिप्रिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जुड़ नहीं पाई। डॉक्टर रंजिता रानी के भी कविता प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित है। धन्यवाद संयोजिका महोदया और आदरणीय लता जी, मुझे ऐसा एक अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय आपका भी हार्दिक धन्यवाद और संकमणि अम्मा जी आपको मेरा प्रणाम और सभी इस संस्था के सदस्यों और अन्य सारे कवयित्रियों को मेरा एक बार फिर विनम्र प्रणाम। और इतनी मनोरंजक सफर के बाद अब मेरी बारी आई है, तो जैसे कि सुमा जी ने बताया डर तो है, क्योंकि इतनी बेहतरीन कविताएं सुनने के बाद हिमाकत तो नहीं हो रही है प्रस्तुत करने की, फिर भी एक मौका मिला है तो कोशिश करती हूँ। तो कविता का शीर्षक है आंख की चावनी। तो कुछ इस प्रकार है। जीवन भी है आंख मिचानी, सुख की चितवन दुख है बरौनी, कौन छुपे किसे ढूंढ न जानी, जीवन की बस यही कहानी। आज है जो वो कल है ओझल, मंजर मंजर बदले पल पल, वक्त है खल और वक्त हम जोली, आँख मिचाली है ये निराली। धन्यवाद। एक बार सबको सबको संगीतात्मक और हास्य भाव जोर हो गए हैं। अंत में इस काव्य गोष्ठी की अंतिम पड़ाव है। डॉक्टर कार्तिका इसके कार्तिका जी आदर आमंत्रित है। आदरणीय गुरुजनों और अन्य सभी गुरुजनों सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं खुद से किसी गलती है तो कृपया क्षमा करना। कविता की शीर्षक ऐसी है, याद और सपना। क्या है याद, क्या है सपना? याद तो बीती हुई बात है, सपना तो दूर की बात। याद तो बीती हुई बात है, सपना तो दूर की बात। बेहतर क्या है, याद है या सपना?
बीती बातें याद दिलाती हमारी गलतियाँ, बीती बातें याद दिलाती हमारी गलतियाँ। करना क्या है यही सताती हमारा सपना, करना क्या है यही सताती हमारा सपना। यादें जिंदगी के लिए एक सीख है, सपना जिंदगी के लिए एक चुनौती है। यादें जिंदगी के लिए एक सीख है, सपना जिंदगी के लिए एक चुनौती ही है। समझदार वही जो यादों से सीख कर चुनौतियों का सामना करना, समझदार वही जो यादों से सीख कर चुनौतियों को सामना करना। उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, विजयी बनकर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिका जी, बहुत ही उपदेशात्मक प्रेरणादायक लगता है। आपने जैसे यादों को, सपनों को और चुनौतियों को एक सूत्र में पिरो कर उसके आपसी संबंध को समझाया। धन्यवाद जी। इसके साथ सारी कवयित्रियों ने अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। जैसा लगता है ये बहुत ही अलग अलग विषयों पर आधारित कविताएं थी। जैसे किसी एक महान ने कहा था कि आप अपने मन के भावों को कविता में उतार दीजिए तो कविता आपके व्यक्तित्व को, माने आपको, आप कैसा है उसकी अभिव्यक्ति जरूर कर देगी। ऐसे ही यहाँ कविता प्रस्तुत करने वाले सभी अलग अलग व्यक्तित्व संपन्न कवि कवित्रियाँ जो है, सबों ने अपने मन के आदर्शों को, भावों को, अपने विचारों को यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही काव्यात्मक ढंग से, बहुत ही संप्रेषणीयता के साथ यहाँ प्रस्तुत किया है। लता जी, आपने सुंदर संचालन किया, आपको भी धन्यवाद हम सब की ओर से। मेरा पहला प्रयत्न है जी, कैसे हो जाएगा। तो इस काव्य गोष्ठी का अंतिम पड़ाव है, कृतज्ञता ज्ञापन का समय है। इस आठवीं, मैंने इस शब्दाक्षर साहित्य संस्था की केरल इकाई की ये 8वीं काव्य गोष्ठी है। उसके प्रथम उसके अखिल भारतीय अध्यक्ष नाम है हिंदी से भी बड़े ही समर्पित हिंदी से भी श्री रवि प्रताप सिंह, उनकी अनुपस्थिति में भी उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। सबसे पहले हमारा इसमें ईश्वर वंदना की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई थी केवी रंजिता रानी ने, उसके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। और किसानों के, माननीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए आह्वान करते हुए काव्य के माध्यम से उद्घाटन भाषण करने वाली हमारी परम आदरणीय तंगमणि अम्मा जी के प्रति भी हार्दिक स्वागत अर्पित करती हूँ। आगे इस